अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ हिना सलमान। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह बखैर आप लोगों को। और सुबह सुबह जब कहते हैं ना कि एक अच्छी खबरें आ रही होती हैं, अच्छा मौसम होता है, अच्छा समा होता है, चाय का कप जो है वो हाथ में होता है, टीवी आपके ऑन होते हैं, तो खबरें भी हमें अच्छी देनी चाहिए। तो आपको पता है कल जो है सिविल अवार्ड्स मुनक्किद हुए हैं, पुरवकार तकरीब हुई है इस्लामाबाद में ईवान सदर में, जहाँ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने जो है मुख्तलिफ शोबाए हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अवार्ड से नवाजा गया है। भरपूर जिम्मेदारी होती है उन तमाम लोगों की जो कि कुछ ना कुछ अपनी फील्ड्स में जो है बेहतर कारकर्दगी करते हैं और अपना लोहा मनवाते हैं। और अगर हम थोड़ी सी बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से, जहाँ जो है समीना पीरज़ादा को, सवेरा नदीम साहिबा को, फजीला काजी को, अज़रा आफ्ताब को, इरफान खूसट साहब को जो है उनकी खिदमात पे जो है सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। तो एक बेहतरीन काविश ये भी है कि अक्सर हम लोगों के अंदर मायूसी छा जाती है कि कहते हैं कि हर फील्ड एक थैंकलेस है, मगर ये थैंकलेस नहीं होती। आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, आपकी कारकर्दगी होती है, कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ दे के ज़रूर जाती है। और अगर हम मज़ीद थोड़ी सी बात करें तो आला तरीन एज़ाज़ात से जो नवाजा गया है उनमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ शामिल हैं। तकरीब के दौरान तवानाई के शोबे की अगर बात की जाए तो वहाँ वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया है, जबकि निजकारी और खिदमात आमा के किरदार पर मोहम्मद अली को भी हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया है। और खेलों की मैदान की बात की जाए तो आपको पता है बूम बूम आफरीदी का नाम जो है सर फेहरिस्त है आज भी। अब तो खैर वो टीम में नहीं खेलते, वो रिटायर हो चुके हैं, मगर फिर भी शाहिद आफरीदी जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक इम्पैक्ट रखते हैं पूरी दुनिया में। उन्होंने पाकिस्तान का एक इमेज जो है वो मुतारिफ करवाया है, खेलों के मैदान से लेकर अपनी दबंग क्रिटिसिज्म के ऊपर, अपनी दबंग जो है कमेंट्री के ऊपर भी, परफॉर्मेंस के ऊपर भी वो हमेशा से ही आगे आगे नज़र आए हैं। मज़ीद अगर हम बात करें तो नौजवान को पेमा शहरोज़ काशिफ को भी हिलाल इम्तियाज़ का अवार्ड दिया गया है। और आपको पता है कि कोपेमाई जो है वो कोई आसान नहीं होता, और पाकिस्तान के बहुत से कोपेमा ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चाहे K2 हो, चाहे कोई भी बुलंद बाला चोटी हो। पाकिस्तान के कोपेमा जो हैं आज भी मुस्तहकम नज़र आते हैं। जमहूरियत और सियासी जद्दोजहद के लिए जो है नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया है, जबकि सहाफ़त के शोबे में आपको पता ही है अताउल हक कासमी, इरफान सिद्दीकी, असगर नदीम सैयद जैसे नाम जो हैं वो सारे फेहरिस्त हैं। और इसके साथ साथ अगर हम मीडिया पर्सनालिटीज़ की बात करें तो किरण नाज के साथ साथ जो है आदिल अब्बासी को भी अवार्ड से नवाजा गया है। तकरीब का सबसे जज्बाती लम्हा तब हुआ जब वतन की खातिर जान कुर्बान वाले शुहदा को हम एक तो सलाम पेश करते हैं और उसके साथ साथ उनकी अजीम कुर्बानियों को सराहते हैं। उनके अहले खाना ने अवार्ड्स वसूल किए हैं। कोहाट में खुदकुश हमला आवर को रोक कर अपनी जान का नजराना देने वाले बहादुर शहरी लियाकत अली शहीद को भी सितारा जुर्रत से नवाजा गया है, जिसका एजाज़ उनकी वालदा ने वसूल किया है। इस मौके पर शुरका ने खड़े होकर शुहदा को खराज तहसीन भी पेश किया और खराज अकीदत भी पेश किया। उनकी तमाम कुर्बानियाँ जो हैं वो रायगा नहीं जाएंगी, वो ही सही सिविल अवार्ड्स के हकदार हैं। इनके अलावा वतन के दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानी देने वाले फौजी और पुलिस एहलकारों को भी हिलाले शुजात और सितारा शुजात जैसे एजाज़ात से नवाजा गया है। तकरीर में इस अज़म का भी इजहार किया कि पाकिस्तान अपने हीरोज़ की जितनी भी कुर्बानियाँ हैं, जितनी भी काविशें हैं, उसको हमेशा सराहते हैं। और ये अवार्ड जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हर साल जो है अवार्ड जो है सेरेमनी होती है, 23 मार्च को जो ऐलानात हो जाते हैं कि किस किस को अवार्ड मिलेगा। और नॉर्मली अवार्ड्स को एक मुनज़्ज़म तरीके से जो बाकायदा तौर पे जो है वो एक तरीके से प्रिपेयर करके जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ साथ भी और से बहुत से लोग जो हैं वो भी इस अवार्ड के हकदार रहे हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो वफाकी वज़रा भी है, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, अस्करी हुकाम भी, सफारतकारों में भी और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियात भी इस अवार्ड के हकदार रही हैं। तो व्यूअर्स, अवार्ड तो था बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटा। अवार्ड जो होता है वो आपकी जितनी भी आपकी जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, आपकी जितनी भी अचीवमेंट होती है, उसके लिए एक कहते हैं ना कि एक थैंक्स गिविंग होता है। तो वैसे तो हम सब भी अवार्ड्स के हकदार हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और एक इमेज लेके जाते हैं,
अपनी स्किल सेट पे काम करते हैं तो वही मेन स्ट्रीम में आते हैं और हमारे लिए वो रोल मॉडल्स होते हैं। ऑल्दो समटाइम्स ऐसा लग रहा होता है कि बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं इन्होंने क्या किया, मगर उनको ये नहीं पता कि उनकी इतनी अनथक मेहनत, उनकी कितनी लंबी जर्नी होती है, क्योंकि वो जो काम कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस काम के पीछे इतनी बड़ी जर्नी क्या होती है। तो व्यूअर्स, सिविल अवार्ड्स जो हैं वो वाकई एक राइट तरीके से, एक राइट पर्सन्स को, एक अच्छे लोगों को उन्होंने अवार्ड से नवाजा गया है। और आई थिंक बहुत फिल्टर आउट लोग हुए हैं, बल्कि हर साल ही अवार्ड जब होते हैं तो लोग बहुत से तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है उन लोगों को, मगर आई थिंक इस बार जो तकरीब हुई है वाकई एक मिसाली तकरीब है, एग्जाम्पल उन्होंने सेट की है। और ये तो थी सिविल अवार्ड्स की कहानी, मगर यह है कि हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो कि किसी अवार्ड के बग़ैर भी मेहनत कर रहे हैं, अवार्ड के बग़ैर भी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो ऐसे तमाम एरियाज़ हों जहाँ इंसानों की ज़रूरत है। तो वो एक ऐसी फाउंडेशन है जिन्होंने वाकई अपना एक लोहा मनवाया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान के कारकुनों के साथ वो जगह जगह पहुंच के उनकी मदद में जो है वो साबित कदम दिखाई दे रहे हैं। आज हम उनकी भी बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आपको बताएंगे वो फाउंडेशन कौन सी है। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान में जब भी इंसानियत की खिदमत का मौका हो, कुदरती आफात हो या यतीमों की कफ़ालत का हवाला हो, सेहत हो, तालीम हो, फलाई बहबूद का काम हो, तो आपको पता है एक फ़ाउंडेशन जिसका नाम हमेशा सर फ़हरिस्त है और जो रिलाय करते हैं लोग उस पर, वो है अल खिदमत फ़ाउंडेशन। वो फ़ाउंडेशन ना सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रही है बल्कि ऐसे तमाम एरियाज़ में ऑपरेट हो रही है जहाँ वाकई दुखी इंसानियत को ज़रूरत है, चाहे वो गज़ा की पट्टी का हवाला हो, चाहे वो काहिरा की सरहदें हों, चाहे वो कहीं भी कोई भी मसला हो, तो अल खिदमत फ़ाउंडेशन अपने रज़ाकारों को वहाँ भेजती है। और इस वक्त आपको पता है ईद उल अज़हा का मौका सर पे है, तो ऐसे तमाम मुसलमान जो कि दर बदर हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, जो है जंगी जुनून की हद के अंदर जो है लिपटे में हैं, तो अल खिदमत फ़ाउंडेशन जो है उन्होंने एक ठेका उठाया, बेड़ा उठाया। वो आज से नहीं उठाया, काफ़ी सालों से ये काम कर रही है, मगर जहाँ कुर्बानी और मुस्तहिक़ ख़ानदानों तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचाने का सिलसिला है, वो भी इस वक्त जो है उसके ऊपर पूरा प्लान चॉकआउट हो चुका हुआ है। तो मैं बात करना चाहूँगी, आज हमारे साथ मौजूद हैं अल खिदमत फ़ाउंडेशन के नायब सदर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी ड्राइव्स जो है पाकिस्तान में तो चलती रही हैं, गोश्त के हवाले से यतीमों को, मस्कीनों को जो है ईद उल अज़हा की जो कुर्बानी का गोश्त है वो पहुँचाते रहे हैं, मगर सबसे पहले मुझे बताएं कि गज़ा में आप जो ड्राइव चला रहे हैं, गोश्त जो है इंसानों तक पहुँचाना, ऐसे तमाम लोगों तक जो कि बेयार और मददगार बैठे हुए हैं, वो कैसे मुमकिन कर रहे हैं? एक तो बहुत शुक्रिया जी। कुर्बानी तो हम हर साल पाकिस्तान में तो करते हैं। पाकिस्तान के मुस्तहिक़, गरीब, बेवा, ख़वातीन, यतीम बच्चे, ये हमारा हदफ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3 साल से हम गज़ा के अंदर भी ये कुर्बानी का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। आपके इल्म में है कि गज़ा तो बिल्कुल ही तबाह हाल है, पूरा गज़ा खंडर बन चुका है, कोई एक घर भी सलामत नहीं है। 13 हॉस्पिटल थे, वो सारे के सारे वहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, स्कूल ख़त्म हो गए हैं। तो इन हालात में तो वो लोग तो बेचारे बेयारो मददगार हैं। तो अल खिदमत ने जो ही ये गज़ा की तबाही शुरू हुई तो इस काम का आगाज़ किया, और इस वक्त भी गज़ा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम कुर्बानी के प्रोजेक्ट के साथ साथ वहाँ पे हॉट मील का एक पूरा प्रोसेस, एक पूरा यूनिट है जिसमें हम खाना पका के तो वहाँ के लोगों के अंदर तकसीम कर रहे हैं। इसी तरह से 2 स्कूल हमने जो टेंट स्कूल वहाँ पे कायम किए हुए हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनका वक्त ज़ाया ना हो और वो बिल्कुल स्पाइल ना हो, तो उनको हम वहाँ पे तालीम दे रहे हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट हमने गज़ा के अंदर लगाया, पानी वहाँ बहुत बड़ा इशू है गज़ा के अंदर, तो फिल्ट्रेशन प्लांट हमारा वहाँ पे काम कर रहा है। इसी तरह से हम कुर्बानी भी गज़ा के अंदर पिछले 3 साल से कर रहे हैं। हमने कुर्बानी के लिए भी ये है कि पिछले साल हमने 3 तरह की कुर्बानी की थी। एक तो हमने कुछ जानवर जो दस्तयाब हुए गज़ा के अंदर वो कुर्बान किए, और उसके बाद फिर हमने मिस्र के अंदर कुछ 1.5 लाख से ज़ायद जो मुहाजिरीन गज़ा से बेचारे जंगज़दा वहाँ पे आ गए हैं, तो वहाँ पे अब वहाँ पे वो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के अंदर रह रहे हैं,
उनके बल्कि रहाइश के लिए भी अलखदमत काम कर रही है। हमने वहाँ टावर कुछ लिए हैं किराए पे और वहाँ पे उन फैमिलीज़ को ठहराने में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मदद की है। तो उनके लिए भी हमने कोई कुर्बानी वहाँ पे की। और फिर तीसरा ये था कि हमने मिस्र के अंदर जो स्लाटर हाउस हैं और जो टिन पैक बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनके साथ मुआहदा करके तो हमने वहाँ पे ज़िबा किए जानवर और फिर उनको रेडी टू ईट मीट में कन्वर्ट किया और फिर टिन पैक बना के तो वो भी वहाँ से हमने गज़ा के अंदर जो हमारी शिपमेंट जाती हैं उनके ज़रिए से उनको गज़ा में भेजा। तो ये पिछले साल भी हमने ये प्रोसेस किया है और इस साल भी हम इंशाल्लाह इसी तरह से कर रहे हैं कि हम गज़ा के अंदर भी कुर्बानी करेंगे, मिस्र में भी कुर्बानी करेंगे और टिन पैक भी बनाएंगे। बल्कि इस दफ़ा एक और वहाँ पे जो फूड सप्लाई की कंपनी है उनके साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हो चुका है। हम 500 जो काऊ हैं उनको वहाँ पे ज़िबा करके तो चिलर जो हैं बड़े उनके ज़रिए से विद इन अ वीक वो गज़ा के अंदर इंशाल्लाह ताज़ा गोश्त भी लोगों को इस दफ़ा हम बड़े तादाद में पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। तो ये इस दफ़ा का हमारा पूरा कुर्बानी का प्लान है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हमने कर लिए हैं। वहाँ पे जानवरों की ख़रीदारी का काम वहाँ पे शुरू है। तो इंशाल्लाह हमारे जो मरकज़ी सदर हैं वो पिछले 2 ईदें भी उन्होंने वहीं पे की हैं और इंशाल्लाह इस साल भी वो वहाँ पे जाएंगे और इस पूरे कुर्बानी के प्रोसेस को वो ख़ुद हैंडल भी करेंगे और उनके साथ जो गज़ा के मुहाजिरीन कायरो में हैं उनके साथ वो ईद भी मनाते हैं और फिर वहाँ से जो गज़ा में गोश्त की सप्लाई है उसको भी वो मॉनिटर करते हैं। ज़िक्रुल्लाह साहब, अलखिदमत फाउंडेशन का दायरा कार क्या है? कितने इस वक्त आपके रज़ाकार वहाँ मौजूद हैं? कैसे आप लोग इस सिस्टम को जो है हैंडल करते हैं और कैसे पहुँचाते हैं? कैसे यहाँ से आपका जो शिपमेंट है वो कहाँ जाता है, कहाँ से फिर उसके तरसील का काम शुरू होता है? हमारा एक तो ये कि गज़ा के अंदर भी हम चूँकि काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा एक किचन है जो चल रहा है, फिल्ट्रेशन प्लांट वहाँ पे चल रहा है, इस तरह से टेंट स्कूल बच्चों के लिए हमने बनाया वो चल रहा है। जो सामान यहाँ से हम भेजते हैं तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का एक पूरा मैकेनिज़्म है। तो उसको तो अंदर की एक हमारी टीम है जो वहीं से गज़ा के लोग हैं जिनके साथ हमारा रब्ता हुआ है, तो वो हमारे साथ मिलकर वहाँ पे इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं। फिर ये है कि ये पाकिस्तान से सामान की तरसील भी एक बड़ा काम है। इसके अंदर हम हुकूमत पाकिस्तान के और हमारे जो 2 इदारे हैं NDM में PDM में इनके हम ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हैं। ज़ाहिर है ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने वाला मामला है तो इसके अंदर हमारे इन कौमी इदारों का भी बड़ा किरदार है। उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है और हर जगह पे उन्होंने फैसिलिटेट किया है। पाकिस्तान का जो फ़ॉरेन डिपार्टमेंट है और वहाँ का जो सफारत खाना है वो इसमें हमारी मदद करता है। जो इसकी मिस्र की रेड क्रिसेंट है उसके साथ मिलके हमने शुरू में काफ़ी सारे ऑपरेशन किए। तो इस तरह से पाकिस्तान से जो सामान हमारा जाता है वो फिर पहले मिस्र में हम भेजते हैं। वहाँ पे हमारा एक बड़ा वेयर हाउस भी है तो उस वेयर हाउस में फिर उस सामान को दोबारा बड़े ट्रकों के अंदर पैक करके तो फिर वो जो हमारा अल अरीश बॉर्डर है उसके ज़रिए से गज़ा के अंदर भेजा जाता है। तो ये इस तरह का प्रोसेस है। बाकी ये है कि इसमें जो हम यहाँ से पाकिस्तान से जहाज़ भेजते हैं और जिसमें NDMA की हमें मामलत मिल जाती है तो उसके लिए फिर वेयर हाउस में भी भेजने की ज़रूरत नहीं होती। वो सामान आपका वेयर हाउस जो है काहिरा में है? हाँ जी, काहिरा में है। वहाँ से फिर आगे आप लोगों की सप्लाई होती है? बिल्कुल, वहाँ से पूरी टीम। कभी ऐसा हुआ है कि गज़ा में किसी ने आने ना दिया हो सप्लाई को या कोई मुश्किलात, कोई चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए हों? ये तो चैलेंजेस तो बहुत हैं। कई दफ़ा हुआ है कि वो तरसील रुक जाती है सामान की, ट्रक खड़े हुए हैं और वो हफ्तों खड़े हुए हैं। अच्छा। इसराइली फ़ौज उनको अंदर नहीं जाने देती। फिर ये कि जब ये आपने देखा कि वहाँ बमबारी जारी थी तो वहाँ से वो सिमट के तो अल अरीश बॉर्डर की तरफ आए हैं सारे बेचारे फ़लस्तीनी। तो उन्होंने फिर उनके कैंपों के ऊपर बमबारी शुरू कर दी इसराइल ने, जो टेंट कैंप थे। तो उसमें फिर वो अल अरीश बॉर्डर बंद हो गया। फिर हमने एक ऑपरेशन जो है वो जॉर्डन के ज़रिए से, जॉर्डन के बॉर्डर से हमने किया। तो इस तरह से मुश्किलात तो बेपनाह है। ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया जैसे बस बड़ा आसानी से ये काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे बेपनाह मुश्किलात हैं। इसराइली फ़ौज कोई चीज़ भी जो है वो बग़ैर चेकिंग के अंदर नहीं जाने देती और फिर वो जो चीज़ चाहते हैं वो जाने देते हैं, जो चीज़ रोकना चाहें वो रोक देते हैं। उसमें आप देखें कि कोई चीज़ ऐसी कि जो लोहे की चीज़ हो जिसमें स्टील इन्वॉल्व है वो रोक देते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें अंदर जाने देते हैं। और ये जो भी कंसाइनमेंट जाती है ये उनकी क्लियरेंस से और चेकिंग के बगैर ये अंदर दाखिल नहीं हो सकती, चूँकि उन्होंने तो कॉर्डन किया हुआ गज़ा को चारों तरफ से। तो इस तरह से मुश्किलात तो हैं।
लेकिन बहरहाल हम कमिटेड हैं और हमने इस काम को, चूँकि हम समझते हैं हमारा ये फ़र्ज़ है, और जो मज़लूम लोग हैं, गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, गमज़दा हैं, जंगज़दा हैं, और वहाँ तो ऐसी ऐसी फैमिली हैं कि जिनके बच्चे 2 रह गए हैं, पूरा माँ भी मर गई, जंग में शहीद हो गई, बाप भी शहीद हो गया, ख़ानदान के ख़ानदान तबाही का शिकार हैं। यानी इस वक्त मेरा ख्याल है लाखों बच्चे ऐसे होंगे कि जो यतीम बच्चों के हवाले से कोई फाउंडेशन कोई काम कर रही है? क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ बहुत बच्चा है इस वक्त, पता है, लेकिन ऑब्वियसली बच्चों को कहीं दे नहीं सकते, कोई दारुल अमान में नहीं दे सकते, लेकिन कोई तो इंटरनेशनल लॉ होगा उन बच्चों के हवाले से। नहीं, अभी तो वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ क्या कर रहे हैं? आप देखें ना, पूरा गज़ा तबाह हुआ है तो दुनिया के सामने तबाह हुआ है ना। और जो कुछ करने वाला था अमेरिका बहादुर, जब भी कभी आप देखें कि सलामती कौंसिल में करारदाद पेश हुई है गज़ा में जंग बंदी की, तो पूरी दुनिया एक तरफ थी और अमेरिका उसको वीटो करता रहा। तो असल तो ये है कि भी इसराइल को पूरी सरपरस्ती है अमेरिका की, जिसके नतीजे में उसने बड़ी तबाही वहाँ पे की है और दुनिया वहाँ कुछ नहीं कर सकी। बदकिस्मती से उसके चारों तरफ जो इस्लामी ममालिक हैं वो वीक हैं, उनकी हालत अपनी कुछ नहीं है। मिस्र है, जॉर्डन है, इस तरह से ये जो मुल्क हैं उनके हालात भी बहुत बुरे हैं, तो इसलिए उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। अगर आप उन यतीम बच्चों की बात करें तो उनका कोई वाली वारिस नहीं है। हम भी अगर गज़ा के अंदर कुछ थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो वो इस हद तक है कि हम उन यतीम बच्चों के लिए, या जो बच्चे हैं यतीम नहीं भी हैं उनके लिए पेट पाल सके, उनको फूड आइटम्स दे रहे हैं, और दूसरा उनके लिए टेंट स्कूल हमने कायम किया है। हाँ, जो मुहाजिर फैमिलीज आ गई हैं वहाँ से किसी न किसी तरह से निकल आई हैं, तो उनके अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने जो इसमें कायरो के अंदर मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स लिए हैं, उनको हम रेंट दे रहे हैं और उन फैमिलीज़ को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते थे उनके लिए हमने वहाँ पे काम शुरू किया। आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे जो मेडिकल के बच्चे और बच्चियाँ थीं जो वहाँ फाइनल ईयर में थीं, 4th ईयर में थीं, और वो बिल्कुल सब कुछ तबाह हो गया जब हॉस्पिटल इदारे, तो फिर हमने उसमें से 450 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको हमने तुर्की के अंदर और पाकिस्तान के अंदर उनको लेके आए हैं, और उनकी यहाँ पे हमने एजुकेशन का बंदोबस्त किया है। मेडिकल कॉलेजेस में उनको तालीम दे रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी और तुर्की के अंदर भी। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 बैच हमारे वो MBBS के बच्चों के जिनके फाइनल ईयर की एजुकेशन हमने मुकम्मल करवाई, वो यहाँ से मुकम्मल करके वापस कायरो चले गए। अब वो कायरो के अंदर अपनी हाउस जॉब कर रहे हैं, और अलखिदमत जो उनकी हाउस जॉब के अंदर भी उनको पर मंथ जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये काम भी कर रहे हैं, एजुकेशन उन बच्चों की। पाकिस्तानी रज़ाकार जितने भी वहाँ हैं वो कैसे रह रहे हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को कैसे आप लोग इंश्योर बना रहे हैं? अच्छा, उसमें पाकिस्तानी रज़ाकार तो कम है, पाकिस्तान से तो हमारी मैनेजमेंट है कि हमारे कुछ लोग हैं वहाँ के, हमने लोकल जो मुसलमान हैं उनको लिया है, उनको हायर किया है, उनको पे करते हैं और वो हमारे सारे ऑपरेशन को हैंडल करते हैं। इस तरह से गज़ा के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद है जो वॉलंटियर्स हैं, और कुछ लोग जिनको हम पे भी कर रहे हैं वो वहीं के गज़ा के अंदर के लोग हैं, तो उनके साथ हमारा राब्ता है। वो फिर सामान जो जाता है उनके ज़रिए से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन उसकी पूरी हो जाती है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान से रज़ाकार तो गज़ा के अंदर तो कोई भी नहीं जा सकता, और मिस्र के अंदर भी वही लोग जा सकते हैं कि जिनके पास वीज़े की सहूलत मौजूद है। वो हमारे जो कुछ मैनेजमेंट के लोग हैं वो रेगुलर वहाँ पे विज़िट करते हैं, और कुछ लोग वहाँ पे रह भी रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद थोड़ी है। लोकल लोग जो हैं वो हायर किए हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है वहाँ। ठीक है। अच्छा ज़िक्रुल्लाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो है इस वक्त कौन कौन से इदारे चल रहे हैं अल खिदमत फाउंडेशन के तवस्सुत से, और ईद उल अज़हा के मौके पर जो है आप लोगों की जो ड्राइव है वो कहाँ से आगाज़ हो रही है, क्या क्या कर रहे हैं? बस हमारे पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 एरियाज़ हैं जिसमें हम काम करते हैं, जिसमें डिज़ास्टर का बड़ा शोबा है। आपने देखा है ज़लज़ला हो, सैलाब हो, अलखिदमत आपको सफ़े अव्वल में अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आती है। हेल्थ का हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है, 60 हॉस्पिटल हैं और 350 एम्बुलेंस का फ्लीट है, 13 के करीब हमारे मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं जो मूव करते हैं, उसमें पूरी फैसिलिटी है। इसी तरह से डायग्नोस्टिक लैब हैं, तो ये हेल्थ का एक बड़ा सेगमेंट है। इसी तरह से फिर एजुकेशन में हम काम कर रहे हैं। ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनके हमने स्कूल कायम किए हैं, कन्वेंशनल स्कूल कायम किए हैं, और ऑर्फन बच्चों के ऊपर बड़ा काम है। 50,000 से ज़ायद बच्चे हैं, उनकी हम पूरी कफ़ालत कर रहे हैं, उनकी तालीम के लिए उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बेवा माँ को।
इसी तरह से बनो काबल का एक बड़ा सेगमेंट है पाकिस्तान में। आप समझे कि 13 लाख बच्चा इस वक्त पाकिस्तान का, मेल और फीमेल जो बच्चियाँ हमारी बेटियाँ वो अलखिदमत के साथ अटैच हुई हैं और हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। करीबन 80,000 बच्चे और बच्चियों को हम ट्रेन करके फील्ड में भेज चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने फैमिली के लिए रोज़गार उस हमारी ट्रेनिंग के ज़रिए से कमा रही है। एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा सॉफ्ट स्किल सिखाने का, बनो काबल। इसी तरह से हमारे इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस है कि छोटे कर्ज़े हम देते हैं लाख रुपए तक, 2 लाख तक, जो कारोबार करना चाहते हैं तो उनको बिला सूद हम कर्ज़ फराम करते हैं। हमारा समाजी खिदमात का एक बड़ा शोबा है जिसके अंदर 8-9 तरह के काम हैं। फूड की पूरी ड्राइव रमज़ान में हम करते हैं। इसी तरह से सीजनल कैंपेन जो विंटर की है, पूरे मुल्क में सर्द इलाकों में मुस्तहकीन तक विंटर पैकेज पहुंचाना। इसी तरह से ये कुर्बानी की एक बड़ी ड्राइव है जो हम कुर्बानी के मौका पे करते हैं। जेलों में कैदियों की फलाह बहबूद और जेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में अलखिदमत अपना किरदार अदा करती है। व्हील चेयर है, फ्री व्हील चेयर हम पूरे मुल्क में जो भी डिसेबल है, हमने इस बात का ऐलान किया है कि जिस भी डिसेबल को व्हील चेयर चाहिए अलखिदमत उसको बिल्कुल घर उसके पहुँचाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक हमारा बड़ा अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम है। मसाजिद की तामीर का काम हम करते हैं। छोटी छोटी नेकियों का एक हमारा प्रोजेक्ट है, फौरी अगर किसी की ज़रूरत पड़ गई है हंगामी तो उसकी भी हम मदद करते हैं। तो इस तरह से ये 8 मुख्तलिफ शोबे हैं। साफ़ पानी का बहुत बड़ा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम है, पानी फराहम करना और कुएँ खदवाना, ग्रेविटी फ़्लो की स्कीमें जो हैं पहाड़ी इलाकों में उनको कायम करना, थरपारकर के अंदर पानी के प्रोजेक्ट करना, जहाँ पानी साफ़ नहीं है तो वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब करना। तो आप समझें कि 40 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो रोज़ अलखिदमत के पानी के प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाते हैं जिसमें फिल्ट्रेशन प्लांट और बाकी है। तो इस तरह से एक बड़ा काम है। कुर्बानी के हवाले से अगर मैं बताना चाहूँ तो कुर्बानी भी हमारा बड़ा ही एक दिल को छूने वाला प्रोजेक्ट है। इसके पीछे बुनियादी सोच हमारी ये है कि पाकिस्तान में कुछ 39% ऐसे लोग हैं जो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है। और सच्ची बात यह है कि बेवा ख़वातीन की एक बड़ी तादाद, यतीम बच्चे, लाखों की तादाद में पाकिस्तान में यतीम बच्चे हैं। हम उन बच्चों की कफ़ालत तो कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया हमारा पूरा प्रोग्राम है ऑर्फन केयर प्रोग्राम, लेकिन ये सारे ऐसे ख़ानदान हैं कि जो बेचारे इस काबिल नहीं है कि वो गोश्त ख़रीद के खा सकें। इस वक्त आप देखें कि तकरीबन 3,500 के करीब बकरे का गोश्त है जो 1 kg है। एक मज़दूर अपनी 4 दिन की तनख्वाह अगर खर्च करे तो वो 1 kg गोश्त जो ना खरीदेगा, ये हालत है। ऐसे कई ख़ानदान हैं कि जो पूरा साल बेचारे सब्ज़ी पे गुजारा करते हैं, वो गोश्त नहीं खा सकते। तो ये सारा जो हमारा कुर्बानी अतिया करने वाला और फी सबिलिल्लाह वाला प्रोजेक्ट है, ये बुनियादी तौर पे उन मुस्तहिक़, फ़ैदपोश, गरीब, बेवा और यतीम बच्चों तक ये गोश्त पहुँचाने का पूरा प्रोजेक्ट है। हमने पिछले साल 11,000 कमोबेश जानवर ज़िबा किए और 4 लाख ख़ानदानों तक हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाया है। और उसमें हम करते यही हैं कि हम पहले से इसकी तैयारी करते हैं, इसकी एक पूरी कैंपेन ड्राइव जो है वो लॉन्च करते हैं, अहले खैर को अपील करते हैं। अब देखें बहुत सारे अल्लाह ने ऐसे भी लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, एक घर में 4-4 कुर्बानियाँ भी हो रही होती हैं। तो हम फिर ये अपील करते हैं कि जो 4 कुर्बानियाँ करने वाले या 3 कुर्बानी करने वाले, हत्ता कि 2 कुर्बानी करने वाले लोग भी ख़ानदान जो हैं वो उसमें से एक कुर्बानी वक्फ़ कर दें इन मुस्तहिक़ लोगों के लिए, गरीबों के लिए, वो लोग जो सारा साल बेचारे गोश्त खा ही नहीं सकते, उन तक गोश्त पहुँचाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी असल कुर्बानी तो यही है ना, कुर्बानी का मतलब ही सैक्रिफाई करना है। तो अगर आप अपने ही दाएं बाएं और अपने फ्रिज को ही भर लें तो ठीक है, वो उसकी इजाज़त तो है, आप खुद भी खाएं, लेकिन ऐसे गरीब लोगों तक पहुँचाएं। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है कुर्बानी अतिया करने वाला, फिर ये सारा वो इस तरह से हम उसको लेकर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़िक्रुल्लाह साहब, नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन के हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद थे। इंसानियत की खिदमत में भरपूर ये फाउंडेशन काम करी, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मुस्तहिक मुसलमानों के लिए पेश नज़र आ रहे हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट हूं।
पत्थर से तराशा गया मगर एहसास से धड़कता हुआ। लोग कहते हैं मैं 2007 में तामीर हुआ। ये बात तो दुरुस्त है, मगर मेरी रूह ने उन काफिलों के साथ भी सफर किया है जो 1947 में अपना सब कुछ छोड़कर इस वतन की तरफ दीवाना वार बढ़ रहे थे। आज मैं तुम्हें तुम्हारी और अपनी दास्तान सुनाऊंगा। एक ऐसी दास्तान जो 2 हिजरतों में से एक हिजरत है। एक ऐसी दास्तान जो आंसुओं से शुरू हुई, कुर्बानियों से गुजरी, आजमाइशों में तपी और अज़्म की रोशनी में आगे बढ़ रही है। ये सफर उन आंखों की ताबीर था जिन्होंने गुलामी के अंधेरों में आजादी का सूरज देखा था। मैंने वो माएं देखी हैं जिन्होंने बच्चों को सीने से लगाया और पाकिस्तान का नाम दुआओं में बसा लिया। मैंने वो बाप देखे हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया सिर्फ इस वतन को पाने के लिए। मैंने वो नौजवान देखे हैं जिनके कदमों में थकन थी मगर दिलों में एक नई ममलिकत की रोशनी थी। ये अमानत आसानी से नहीं मिली और यही अमानत आज भी मेरे वजूद की बुनियाद है। आजादी के बाद सफर सहल न था। इरादे तो थे मगर इदारे नहीं थे। मसाइल तो थे पर वसाइल नहीं थे। न रास्ते हमवार थे न जमाना मेहरबान, मगर यकीन था। हाँ, वो यकीन जो हर कमी पर गालिब आ गया। फिर इस कौम ने खाक से अफलाक का सफर बांध लिया। खेत आबाद हुए, शहर बसे और परचम बुलंद हुआ। फिर वो दिन भी आए जब इस वतन के हौसले को आजमाया गया। जब सरहदों पे खतरे की आहट हुई तो मैंने मैदानों में जवानों के कदमों की चाप महसूस की। फजाओं में शाहीनों की ललकार सुनी। समंदरों में मुहाफिजों की खामोश निगहबानी देखी। सितंबर की जंग में कौम ने दुनिया को बताया कि दिफा हथियारों से नहीं हौसले से होता है। 1971 का जख्म भी मेरी याददाश्त में महफूज है। वो जख्म गहरा था मगर उसने हमें ये सबक दिया कि अदल, बसीरत और हमाहंगी रियासतों की असल ढाल होती है। फिर वक्त ने मुझे वो लम्हा भी दिखाया जब पाकिस्तान ने चागी के पहाड़ों में जामिन बका का ऐलान किया। फिर एक और दौर आया, अंधेरों का दौर, आग, खौफ और गम का दौर। मैंने मस्जिदों के सहनों में खामोशी देखी। मैंने बाजारों में खौफ देखा। मैंने सुकूनों की दीवारों पर दुख देखा। दहशतगर्दी के खिलाफ मैंने इस वतन के बहुत से बेटे कुर्बान होते देखे, लेकिन अवाम का हौसला टूटते नहीं देखा। ये कौम थकी नहीं, रुकी नहीं, झुकी नहीं। उसने अपने जख्मों को परचम में लपेटा, अपने शुहदा को दुआ में बसाया, अपने गाजियों को फख्र का उन्वान बनाया और अपने बच्चों को फिर से स्कूल भेजा। और यूं अंधेरा छटता गया और रोशनी वापस आती गई। फिर गुज़श्ता बरस मैंने एक और आजमाइश देखी जब मशरिक से धमकियों का गुबार बुलंद हुआ, इश्तियाल का शोर बढ़ा। मगर मैंने पाकिस्तान को बेकरार नहीं देखा, मैंने उसे बावकार देखा। मैंने देखा कि रियासत ने तहम्मुल दिखाया मगर कमजोरी नहीं दिखाई। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने सिर्फ दिफाई सलाहियत नहीं, एक कौम का मिजाज दिखाया है कि ये कौम अमन की ख्वाहां है। वेलकम बैक।
व्यूअर्स, कभी आप सुबह उठें और आप अपना चश्मा तलाश कर रहे हैं और आपको पता लगे कि आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल ग्लासेस फ्री हो गई हैं और अब आपको चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ जो है, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं, वो भी जिनकी आई साइट बहुत वीक है, तो वो भी इससे जान छुड़वा लें। और बहुत जिस तरह जो है दौर बदल गया है, उस तरह टेक्नोलॉजी ने भी बड़ी एडवांसमेंट की है। अब ऐसी चीज़ें जो हैं बिल्कुल आ रही हैं सामने। तो मैं सोचा कि आज हम तमाम उन व्यूअर्स से मुखातिब हों जो कि ग्लासेस लगाते हैं और जो समझते हैं कि ग्लासेस के बगैर उनकी ज़िंदगी अधूरी है। पहले वो सुबह सुबह उठ के ग्लासेस देख रहे होते हैं, फिर देख रहे होते हैं कि उनको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और आजकल आपको पता है ग्लासेस फ्री लाइफ यानी बगैर चश्मे की ज़िंदगी का जो ख्वाब है वो बिल्कुल हकीकत बन रहा है। लेसिक, कॉन्टूर विजन जो है, स्माइल, फेमटोलेसिक जो है, जैसी जदीद लेज़र सर्जरीज जो हैं वो आ गई हुई हैं। वो कौन कर रहे हैं, कैसे हो रही हैं, कहाँ कहाँ मुमकिन है, किन किन लोगों के लिए मुमकिन है, आज हम इस पर बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है वन ऑफ द फेमस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर अली ज़ैन ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू कैसे वेरी हैं मच डॉक्टर फॉर साहब? हैविंग जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज सुबह सुबह इतनी स्माइल कैसे कर लेते हैं? देख लें, दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी। Not only just the smile, but you have to keep yourself positive. Yes. That is the main thing. I mean, to keep positive, to remain positive, to think positive, even out of all the darkness and the negativity, you have to take out the most positive thing. That is how you can actually excel in your life. If you keep on getting distracted on very small things, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप distract होना शुरू हो जाएंगे, तो आप अपने actual goal की तरफ नहीं जा सकोगे अगर आपने रास्ते में hurdles को। ठीक है। Positive and smile, that is very important. या वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लासेस फ्री लाइफ Yes, ma'am. कैसे मुमकिन है? देखिए, दिस इज सच अ ह्यूज टॉपिक और मैं हमेशा एडवोकेट करता हूँ बिकॉज अगर तो देखिए, जैसे अब आप एक बंदा है मैराथन के अंदर या किसी पे चलता है लेकिन वो व्हील चेयर के ऊपर मैराथन के ऊपर करता है बिकॉज वो उसकी टांगे नहीं है, चल तो सकता है, मोबिलिटी है। एग्जैक्टली यही एक डिसेबिलिटी काइंड ऑफ अ थिंग है कि एक पर्सन जिसका 3.5 या 2 नंबर, किसी बंदे का 2 नंबर या 3 नंबर से 4 नंबर से ज़्यादा जिसका भी नंबर होगा ना, उसके लिए ये डिसेबिलिटी है। अगर मैं उसकी ग्लासेस उतार दूँ और उनसे कहूँ कि अपनी गाड़ी चलाएं तो वो गाड़ी नहीं चला सकेंगे, टीवी देखेंगे, टीवी नहीं देख सकेंगे बोर्ड के अंदर। सो ये डिसेबिलिटी तो है। सो हमारे पास जब तक एक 100% प्रिसीजन के साथ एक हमारे पास टूल नहीं आया, उस वक्त तक वी नेवर एडवोकेट। आई मीन, देखिए ना, एक बंदा अगर -2 की ग्लासेस के साथ 6x6 है तो आप उसको एक प्रोसीजर ऑफर कर रहे हैं जिसके साथ उस यंग बंदे की नजर आपने 100% रिस्टोर करनी है। सो इट शुड बी 100% सेफ, 0.00000% भी उसके अंदर रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशन का। तो फिर आप उसको एडवोकेट करते भी अच्छे लगते हैं। सो हाँ, अब जो इस वक्त का जो आजकल का जो हमारे पास गैजेट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन सेफली से दिस थिंग कि हम ना सिर्फ ग्लासेस फ्री कर सकते हैं बल्कि उनको 100% कॉम्प्लिकेशन फ्री एग्जीक्यूशन उसकी कर सकते हैं। और उसमें हर तरह के डोमेन के पेशेंट्स हमारे पास बच्चों के लिए भी ये पॉसिबिलिटीज है। ये आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। देखिए, जो हमारे पास एग्जैक्ट उम्र है वो 16 + 17 ईयर से लेके 60 साल तक। 60 साल इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो पेशेंट्स जिनको मोतिया नहीं आया और या जिनको मोतिया आके लेंस डल चुका है, उनको भी अगर सपोज शार्पर विजन चाहिए हो तो वो पॉसिबल है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पब्लिक मैसेज है कि अगर पेशेंट ने जिसने कैटरेक्ट सर्जरी करवाई है, मोतिया लेंस डलवा ली है, लेंस डलवाने के बाद उसकी आंख में नंबर आ रहा है और वो ग्लासेस नहीं पहनना चाह रहे, वो तमाम पेशेंट्स जिनको पोस्ट ऑप आईओएल के बाद रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा है, नंबर आ रहा है, तो उनका भी ये 100% तरीके से करेक्ट हो सकता है, डिस्टेंस एंड नियर बोथ। और उसमें मोनोकुलर विजन किया जाता है जिसके साथ डिस्टेंस एंड नियर दोनों को करेक्ट किया जाता है। लेकिन पॉसिबल कम से कम जो आपके 17 से 60 साल के लोग जो है ग्लासेस फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। बच्चों के लिए अभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल, जो छोटे बच्चे हैं, सपोज अगर एक बच्चा है जिसका नंबर बहुत ज्यादा जा रहा है तो उसमें हम आईसीएल कर सकते हैं। उसमें अगर एक पेशेंट की एक आंख है, यस दैट इज अगेन, जिसमें एम्ब्लायोपिया डेवलप होने का खतरा होता है। ये वो कंडीशन है जिसमें एक बच्चे की आंख अगर वक्त पे ट्रीट ना की जाए तो सारी उम्र के लिए वो कमजोर होने का खतरा होता है। ठीक है, तो उस जो लेजी आई है उसको ट्रीट करने के लिए अर्ली एज के ऊपर भी एक आंख का किया जा सकता है। ये प्रूव्ड लेजी आई का। अच्छा, मुझे बताएं कि ये फेमटोलेसिक क्या चीज है? ओके, इट्स नॉट जस्ट अ फेमटोलेसिक। हमारे पास जब ग्लासेस ऑफ करना है ना तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के, अब लेसिक, उसके मुकाबले में एपिलेसिक, फिर कंटूरा लेसिक, देन फेमटोलेसिक, स्माइल, सिल्क, क्लेयर,
ये सारे 6 to 7 प्रोसीजर्स हैं, पब्लिक मैसेज कि वी हैव गॉट 6 to 7 प्रोसीजर्स टू मेक अ पेशेंट ग्लासेस फ्री। ऐनक उतारने के 7 से ज्यादा इस वक्त मार्केट के अंदर प्रोसीजर्स हैं। तो आपका जो फेवरेट प्रोसीजर कौन सा है? मैं इसकी तरफ आता हूँ। हमने किस चीज के ऊपर डिसाइड करना है कि ये पेशेंट इस प्रोसीजर के लिए बेस्ट है। ठीक है जी, देखिए सबसे बड़ा इशू होता है ड्राई आइज। जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा मशीन का आंख के ऊपर, उसमें से रेज निकलेंगी। अगर कोई बंदा कहता है कि जी हम 3 मिनट के अंदर ये ऐनक उतारते हैं, वो 3 मिनट नहीं है, वो 180 सेकेंड्स है, 180 सेकेंड्स है। वो 180 सेकंड के लिए एक्साइमर लेजर उसके कॉर्निया के ऊपर वर्क करेगी, उसका फ्लैप जनरेशन के लिए, उसकी पेरिफेरल ऑफ द कॉर्निया के ऊपर काम करेगी। म्यूबोबियन ग्लैंड्स जो नेचुरल ड्राई आई को प्रिवेंट करते हैं, उनकी डीरेगुलेशन हो जाएगी। सो आपने वो प्रोसीजर करा जो क्विकेस्ट है, मैं आप उसको जस्टिफाई करूंगा। अब बेसिकली लेसिक या कंटूरा लेसिक जो है, ये एक टेक्निकल प्रोसीजर है जो एक बंदा 1000 से 2000 ऑपरेशन कर चुका है, उसको इस बात का पता है कि इसने किस जगह पे फ्लैप रखना है, किस जगह पे फ्लैप उठाना है, कितना करना है कि वो फ्री फ्लैप ना हो, कितना करना है कि उस पर रिंकल्स ना डेवलप हो, किस तरह उसको दोबारा मेंटेन करना है, किस तरह उसको वॉश करना है। ये बड़ा टेक्निकल चीज़ है। अब इसके साथ एडवांसमेंट क्या आई, उन्होंने कहा कि जी लेसिक की जगह, क्योंकि वो टेक्निकल बड़ा है, सर्जन्स के पास अक्सर मशीन्स नहीं होती, वो किसी के सेंटर पर आके करते हैं, तो उसका लर्निंग कर्व लंबा था, तो उन्होंने उसकी जगह एक फेमटो लेसिक लिया है, जिसमें वो फ्लैप, वही फ्लैप जो बनाना है वो एक मशीन के जरिए बनाना है। आप मेरी बात समझ, ताकि उनसे गलती ना हो। एक सर्जन को इतना ज्यादा, वो सिर्फ मशीन ऊपर रख दे, मशीन ने खुद फ्लैप उसको बना देना है, आर्टिफिशियली क्रिएट ठीक है। लेकिन इसमें मसला क्या है, इसमें 3 मिनट या 2 मिनट लग जाते हैं, वो 180 सेकेंड। ठीक है जी। सो फेमटो लेसिक जो है, उसमें टाइम जो आपका सर्जिकल प्रोसीजर का टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा, उसकी वजह से एक्सपोजर ऑफ द लेजर ज़्यादा होता है। फ्लैप प्रिसीजन 100% होती है, लेकिन अगर एक्सपर्ट हैंड्स हैं तो लेसिक का फ्लैप एग्जैक्टली वर्क इक्वल करता है उसके बाद थोड़ा सा एक सर्जिकल स्कार रह जाता है फेमटो के अंदर, लेसिक में स्कार नहीं रहता, यानी कि निशान नहीं रहता आंख के अंदर। ड्राई आई नॉर्मली 1 साल लगता है फेमटो लेसिक में ठीक होने में, 4 से 6 महीने तो कहीं नहीं गए। लेसिक में रिलेटिवली कम टाइम, लेसिक में जहां 180 सेकंड लग रहे हैं वहां 10 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है। ठीक है 10 सेकंड, अब एक तरफ 10 सेकंड लग रहा है, एक तरफ 180 सेकंड लग रहे हैं, तो वो 180 सेकंड प्रिसीजन के लिए तो आप कर रहे हैं, लेकिन ड्राई आई और स्कारिंग्स के साथ होगी। 10 सेकंड अगर किसी को लेजर करनी आती है, उसका सर्जिकल हैंड बहुत अच्छा है, उसकी कास्ट बहुत ज्यादा है, तो वो सबसे बेस्ट प्रोसीजर है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अच्छा, कॉन्टूरा लेसिक विजन को जो जदीद समझा जाता है और कहा जाता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो फर्दर उसमें एक्सटेंशन, उसमें क्या होता है एग्जैक्टली दैट्स। अब जिस आप कहा ना लेसिक आ गया, जिसमें आपने टाइम कम कर लिया, फेमटो में का टाइम, सर्जिकल टाइम ज्यादा होने की वजह से ड्राई आइज और ये सारे इशू, तो आपने उसकी जगह कंटूरा लेसिक लिया है। अब कंटूरा लेसिक के लेसिक फ्लैप तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो उसके खदोखाल जहां पर अगर सपोज 100 शॉट्स देने हैं, तो वो अल्ट्रा जो उसका पहला स्कैन है उसके साथ वो उसको मैप करके दे देगा कि यार 100 शॉट्स ना लगाओ, इसमें 70 शॉट्स इस प्रिसाइज जगह पे लगाओ, यानी कि वो मजीद प्रिसीजन की तरफ चली जाएगी, ताकि उसमें टाइम कम लगे, एनर्जी कम लगे, पेशेंट के ऊपर टिश्यू हैंडलिंग कम हो। ये इसके साथ वो कंटूरा विजन आई थी, तो उसकी रिकवरी और ज्यादा क्लियर है, उसमें स्फेरिकल क्रोमैटिक एब्रेजन्स यानी कि एब्रेजन्स और ज्यादा कम हो जाते हैं। सो ये अगेन वेरी टेक्निकल, बहुत ही टेक्निकल चीज। ठीक है जी। सो हमारे पास अब लेसिक आ गया, कंटूरा लेसिक समझा दिया गया, फेमटो लेसिक का बता दें कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा है उसके बाद आजकल एक प्रोसीजर है जिसे स्माइल कहते हैं। ठीक है, वो किन लोगों के लिए होता है? अच्छा, अब ये तमाम पेशेंट्स जो रूटीन के अंदर लेजर करवाने के लिए आए हैं, उन सब के लिए ये प्रोसीजर मुमकिन है, ये प्रोसीजर मुमकिन है, जिसके अंदर स्माइल हो गया, सिल्क हो गया, कंटूरा हो गया, फेमटो हो गया, या एपिलेसिक हो गया, या रोबोटिक ट्रांस एपिलेसिक हो गया, ठीक है, या पीआरके हो गया। ये सारे प्रोसीजर्स नॉर्मल है, उसकी एक वैल्यूज होती हैं कि अगर आंख की थिकनेस एक खास लेवल से ज्यादा, मतलब आपकी आंख इतनी ताकतवर ही नहीं है कि उसका लेजर हो सकता है, तो उसकी लेजर नहीं होगी। So 500 माइक्रोमीटर, 450, 480, 470 ऑनवर्ड और केराटोकोनस ना हो, तो ये एक 100% इंडिकेशन है जिसमें लेजर हो सकती है। अब जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिल्क और स्माइल। आजकल स्माइल आया हुआ है, सिल्क पाकिस्तान में भी नहीं है, इस वक्त इंटरनेशनली हो रहा है, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है जो इसको बना रही है, लेकिन पाकिस्तान में भी नहीं आया। इसके मुकाबले में स्माइल इस वक्त पाकिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन अगेन उस पर टिश्यू हैंडलिंग और उसमें आंख के अंदर से एक लेंटिक्यूल निकालना पड़ता। वो लेजर तो हो गई, स्मॉल सर्कल भी छोटा सा, लेकिन उस स्मॉल सर्कल में से आंख का एक लेंटिक्यूल है जिसको निकालना पड़ता है, तो उसमें टिश्यू हैंडलिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसकी वजह से उसकी रिकवरी टाइम जो है 100% रिकवरी टाइम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 15-20 डेज। ठीक है डॉक्टर जैन, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और आई प्रोसीजर्स के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स। आंखों की सर्जरी के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं कौन कौन सी सर्जरीज जो हैं वो करवानी चाहिए। मार्केट में जिस तरह टेक्नोलॉजी बदल गई है वैसे ही सर्जरीज की जो ट्रेंड्स हैं वो भी बदल गए हैं और डॉक्टर जैन हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। डॉक्टर जैन, आपने बताया था कि सर्जरीज आपने डिस्कस की है कि कौन कौन सी आ गई है, मगर सिल्क में और स्माइल में क्या फ़र्क है और कौन कौन से लोग ये सर्जरी करा सकते हैं? यस, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया और ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। स्माइल तरीका का इलाज है और एक सिल्क, ये दो प्रोसीजर्स हैं जिसके अंदर आंख की जो बाहर वाली साइड से कॉर्निया कहते हैं उसके अंदर एक छोटी सी टनल बनाई जाती है लेजर के जरिए और उस टनल में से आंख के अंदर से एक छोटा सा पीस कॉर्निया का निकाल लिया जाता है। अच्छा, अब ये जो प्रोसीजर्स हैं ये दो, सिल्क और स्माइल, इन दोनों की बेसिक टेक्निक एक जैसी है। जो सिल्क है वो अभी पाकिस्तान में नहीं आया, इट इज कमिंग सून, इट इज लॉन्चिंग सून इन पाकिस्तान ऑल्सो। लेकिन स्माइल इस वक्त वर्किंग है, वो जाइस जो कंपनी है वो उसको बना रही है। लेकिन जो स्माइल है इसमें जो लेंटिक्यूल बनाया, लेंटिक्यूल से मुराद ये कि छोटा सा पीस, यानी कि जिस आप कॉन्टेक्ट लेंस आंख के ऊपर लगाते हैं इसी तरह कॉन्टेक्ट लेंस की तरह का एक प्रोसीजर, एक तरह का एक छोटा सा पीस जो आंख के अंदर से निकाल लिया जाता है। तो ये एक थोड़ा सा मैनुअली ऑपरेटेड प्रोसीजर है, यानी कि जब आप उसमें बरो बनाते हैं तो एक खास इंस्ट्रूमेंट्स आंख के अंदर लेके जाते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से अपर और लोअर वाली साइड में से वो जो पीस है आंख का कॉर्निया का वो निकाल कर उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो टेक्निकली ग्राउंड के ऊपर जब वो एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है तो फिर कॉर्निया आपस में हील करता है, जो पीछे रह जाता है। जब वो हील करता है तो उस हीलिंग के साथ जो एक्शन आता है उससे आपकी आंख की नजर ठीक हो जाती है। तो इसकी हीलिंग और क्लोजिंग के अंदर थोड़ा सा टाइम नॉर्मल रूटीन से ज्यादा लगता है। सो ये टेक्निक तो नहीं है लेकिन बट इट्स नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड। लेसिक या कंटूरा लेसिक स्टिल इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मतलब टाइम टेस्टेड और सबसे ज्यादा परफॉर्म इंटरनेशनली की जाने वाली प्रोसीजर है। अच्छा, एक बंदा जो है उसको नजर नहीं आता, उसकी एक आंख डेड है बचपन से, कुछ हो सकता है? देखिए, इसे कहते हैं लेजी आई, जिस आप मतलब समझाने की कोशिश करें। ये लेजी आई के लिए अगर आप अर्ली स्टेज पे देख लेते हैं एक बच्चे को जो 7 साल 8 साल या 10 साल से पहले आ जाता है तो उसको तो आप 100% ट्रीट कर लेते हैं। अगर एक बंदा आता है जो 10 साल के बाद आता है, उसकी उम्र 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 50 साल है, तो उसकी ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला काम किया जाता है वो यही किया जाता है कि उसकी आंख का जो नंबर है उसको उतार दिया जाए। एकदम सरे दस्त उतारने के बाद उसकी नजर वापस नहीं आएगी, उसमें उसको उस स्टेज के लिए दूसरी आंख को बंद करके उसके ऊपर थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो भी रिकवरेबल है, ठीक हो सकती है, ठीक हो सकती है। कितने परसेंट चांसेस हैं? 70 to 80% चांसेस हैं, 100 नहीं, 70 to 80%। 80% ये है कि अगर एक पेशेंट की विजन काउंटिंग फिंगर है और उसका माइनस या प्लस का तो जो है उसको मुश्किल होता नहीं, माइनस का तो मसला ही नहीं ना। अच्छा, माइनस जल्दी होती है, माइनस का 100% किसी से प्लस में थोड़ा सा टाइम से लगता है, बिकॉज वो थोड़ा सा एब्जॉर्बिंग ज्यादा हो जाती है, वो डिसयूजेड ट्रॉफी में चली जाती है, यानी कि उसको आंख नहीं उठा रहा होता, दिमाग नहीं उठा रहा होता। उस नंबर को जीरो करें और जीरो करने के बाद उसको टाइम दें, उसके बाद दूसरी आंख उसकी बंद कर लें। सपोज 50 साल का बंदा है तो 50 दिन के लिए दूसरी आंख को आपने रेस्ट देना होता है और जिस आंख का किया हुआ है उसके साथ आपने उसको काम करना होता है और वो पेशेंट में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। अच्छा, महंगापन जिसको स्क्विंट कहते हैं वो सही हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर सपोज एक बंदा रिफ्रैक्टिव, ये इट्स अ वेरी गुड पब्लिक मैसेज, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आपने जो दिया है। एक पेशेंट है जिसको ऐनक लगी हुई और साथ उसकी आंखें भैंगी हैं, ऐनक भी लगी हुई है और आंखें भैंगी हैं, तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव स्क्विंट। रिफ्रैक्टिव यानी कि ऐनक की वजह से उसकी आंखों का टेढ़ापन आ रहा है। सो ऐसे पेशेंट्स जिनकी आंख टेढ़ी है और उनको ऐनक लगी हुई है और अगर आप उनकी लेजर करते हैं तो उनकी आंखें सीधी हो सकती हैं। ठीक है, तो उसमें हमें दो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनकी आंख भी सीधी हो रही है और उनकी ग्लासेस का नंबर भी उतर रहा है, क्योंकि वो ग्लासेस के साथ सीधे होते हैं। द मोमेंट वो ग्लासेस उतारते हैं उनकी आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। तो अगर आप उनकी ऐसे पेशेंट्स की लेजर कर दें तो उनकी आंखें भी सीधी हो जाएंगी और साथ ग्लासेस भी उतर जाएंगे। ठीक है, अक्सर लड़कियां कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाती हैं, उसके बाद पिंक आईयों का मसला होना शुरू हो जाता है, आईसाइट भी वीक होना शुरू हो जाती है और आपको पता ही है जितनी हमारी फैशन मॉडल्स इंडस्ट्री के लोग लेंसेज वेयर करते हैं, तो आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आई कलर ही चेंज हो जाए? देखिए, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हम आई कलर चेंज कर सकते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, 2-3 तरीके होते हैं, बट इट्स अ ह्यूज टॉपिक, इट्स अ ह्यूज कॉस्मेटिक प्रोसीजर, उसमें हम करते हैं। लेकिन हम नॉर्मली पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि अगर सपोज आई कलर चेंज ही करना है तो उसमें हम अराइडोप्लास्टी यानी कि आयरस जो बाहर वाला आंख के बाहर वाला सरफेस है उसको बड़ी जेंटल लेजर के साथ स्मॉल स्पॉट्स के अंदर, स्मॉल सेक्शंस के अंदर प्रेशर को मॉनिटर करके उसको हम डीपिगमेंट करके उसकी आंख को लाइटर टोन दे सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं। कितने दिन का प्रोसेस है ये? थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, 3 to 4 months अगर नेचुरल आपने कराना हो।
और इसके कोई साइड इफेक्ट्स? उसमें सिर्फ प्रेशर, इंट्राऑकुलर प्रेशर, उसको देखना होता है, उसको साथ मॉनिटर करना होता है। अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो उसमें टाइम बढ़ा देना होता है और उसमें कुछ ड्रग्स देनी होती हैं और उसके बाद फिर जब वो नॉर्मल हो जाते हैं उसके बाद प्रोसीड करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि लेंस, अक्सर लोग कहते हैं कि लेंस ख़राब है, लेंस चेंज होने वाला है, लेंस चेंज होना है, ये कॉमन यहाँ की? देखिए, इसमें हमारे पास दो किस्म के लेंसेज हैं। आप कॉन्टैक्ट लेंस की बात कर रही हैं या इंट्राऑकुलर? नॉर्मल आई लेंसेज। जो आई लेंसेज है, देखिए मैं यही तो बता रहा हूँ कि अगर आपके पास एक 100% प्रोसीजर है, अब एक बच्चे ने इतने ज़्यादा पैसे सारी उम्र लगाता है कॉन्टैक्ट लेंसेज के ऊपर, ग्लासेस के ऊपर, और एक प्रोसीजर जो है आप उसके साथ आप फ्यू सेकंड्स के अंदर हमेशा के लिए अनक उतर रही है आपकी, और उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं किसी किस्म की कॉन्टैक्ट लेंस की, तो उसको आप 100% ज़्यादा अहमियत दें। एक, उसकी रिकवरी टाइम भी कोई नहीं है, आप पेशेंट कराए और उसके बाद अपने काम पे करें। थर्ड नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। कॉन्टैक्ट लेंस का जो सोल्यूशन जिसके अंदर आपने रखा होता है कॉन्टैक्ट लेंस, उसमें अगर खुदा ना खासा एकांथ अमीबा की इन्फेक्शन हो जाए तो वो आंख के अंदर बड़ी डेवास्टेटिंग किस्म की कंडीशन प्रोड्यूस कर सकती है, जिसमें आंख ज़ाया होने का भी खतरा होता है। अच्छा जी, तो इसमें आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज कॉस्मेटिक पर्पस के लिए अगर लेजर के बाद भी कराना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आंखों के ऑपरेशन से अक्सर लोग डरते हैं, लोग नहीं जाते जब तक उनकी आंख खराब नहीं हो जाती, वो जाते ही नहीं। उनको डर लगता है भाई आंख का मसला है, सारी जिंदगी का मसला हो सकता है इफ दे आर नॉट ट्रीटेड वेल। What is your take on this? देखिए, जो सर्जरी है दैट इज डिफरेंट, लेजर्स आर डिफरेंट। लेजर के अंदर जो हमने नंबर दिया उसने एक्यूरेट 100% हमें वो प्रोड्यूस करके दे देना होता है। सर्जरी जो होती है वो आंख के अंदर जो आपने सर्जिकल इंटरवेंशन करनी होती है वो, और वो भी विद द टाइम। आई मीन आप देखिए, जो सर्जिकल टाइम आपकी आंख का मोतिया का ऑपरेशन है वो 1 से 1.5 मिनट का रह गया है, 2 मिनट का रह गया। 30 सेकंड 40 सेकंड की लेजर होती है जिसके साथ मोतिया आप पिघला देते हैं, ठीक है। बाकी आपकी आंख की कॉर्निया की जो ये रिफ्रैक्टिव लेजर्स हैं वो भी फ्यू सेकंड्स की लेजर्स हैं। बाकी पीछे स्क्विंट रह गया, रेटिनल अटैचमेंट रहेगी और विट्रैक्टमीज रह गई हैं, ठीक है। बाकी ग्लोकोमा सर्जरीज, ये देखिए, ये मल्टीपल सर्जरीज हैं। देखिए, आप उसको उस हद तक जाने ही ना दें, खराब होने ही ना दें। अगर काला मोती है तो उसको अर्ली इंटरवीन कर लें, अगर किसी का महंगापन है उसको इंटरवीन कर लें, अगर किसी के ब्लॉयपा डेवलप हो रहा है उसको अर्ली इंटरवीन कर लें। जबकि आपको पता है कि जिसके साथ आपका रिजल्ट 100% हो सकता है, पेशेंट को मोटिवेट इस तरह करना है कि इसका आपको उसको कंफर्ट लेवल में उसको लेके आना है। तो इसलिए पब्लिक मैसेज ये है कि आप लाजमी चेक करवाएं। अगर आपको सर्जरी एडवाइस होती है तो उसको डू कंसिडर करके उसको आप गेट ओवर करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन वाज विद अस, और आज हमने आंखों की सर्जरी के हवाले से बात की है। डिफरेंट सर्जरीज जो हैं वो आ गई नहीं है, मगर आपने देखना है कि आपकी आंख के लिए कौन सी जो सर्जरी है वो बेहतर है, मौफिक है, तो आप डॉक्टर साहब से भी रुजू कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, यू हैव टू स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आजकल एक बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो आप लोगों ने देखी है कि हमारे फ़ोन के ऊपर एक ऐसा मैसेज आता है जिसमें OTP पिन जो है वो शेयर किया जाता है और साथ ही कॉल आ जाती है कि मिस आपके पास जो OTP वो आप पिन शेयर कर सकती हैं, चाहे वो किसी बैंक का नुमाइंदा हो, और वो भी फ्रॉडलेंट बैंक का। वो नाम लेते हैं, हम बैंक से बात करें लेकिन वो बैंक के नुमाइंदे नहीं होते। इसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनीज का नाम लेते हैं कि हम इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हैं, तो मिस आपके लिए जो है ये इसमें आप OTP पिन शेयर करेंगे तो ये फायदा होगा। या कहा जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो हैक करने की कोशिश की जा रही है, तो आप अपने कार्ड का CVV हमसे शेयर कर दें। ये तमाम चीज़ें जो हैं आजकल बहुत कॉमन हमने देखने में आ रही हैं। और इसके साथ साथ अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो मेरे अकाउंट के ऊपर मुझे हर दूसरे दिन एक मैसेज आ रहा होता है कि योर पासवर्ड हैज़ बीन शेयर्ड ऑनलाइन। इंस्टाग्राम का लोगो लगा होता है, प्लीज़ जल्दी से अपना पासवर्ड चेंज करें। तो प्लीज़ खबरदार हैं, आप लोगों ने नहीं करना। और इसके साथ साथ फेसबुक मेटा की तरफ से भी आपको देखा है कि कोई ना कोई मैसेज रिसीव हो रहा होता है, वो भी नहीं होता मेटा की तरफ से, लेकिन लोगो जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा होता है फेसबुक का। और जिस ईमेल के ऊपर बात की होती है वो ईमेल जो है अगर आप उसको वेरीफाई करें तो वो ईमेल भी सही नहीं होती। तो आप लोगों ने वेरीफाई करना है कि असली और नकली में क्या फ़र्क है। वाकई ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो सोशल मीडिया के सारे प्रोटोकॉल्स हैं, या जो बैंक सर्विसेज है, जो इंश्योरेंस सर्विस है, वो वाकई ऐसे नुमाइंदों को फ़ोन करके जो उनकी अम्मी का नाम या उनके पर्सनल डिटेल्स शेयर करती हैं या पूछती हैं। तो आज इस पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं IT एक्सपर्ट वन एंड ओनली काशिफ इफ्तिखार साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक यू द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट द ऑनलाइन इशू के आजकल ऑनलाइन गिमिक्स क्या हो रहे हैं, हैक्स क्या चल रही हैं, और हम इससे कैसे जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन के फ्रॉड्स हैं, आपके सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हैं, आपके जो है वो
सबसे पहले इन सब फ्रॉड्स को, चाहे वो बैंकिंग का हो, सोशल मीडिया को, समझना ये है कि फिशिंग और फिशिंग में क्या फ़र्क है। फिशिंग का मतलब कि आपने मछली जब पकड़नी है तो आप उसका कुछ जो हुक होती है उसमें कुछ चीज़ लगाते हैं, कोई ऐसी चीज़ से मछली पकड़ी जाए। तो फिशिंग यही चीज़ है कि आपको ऐसा इशारा दिया जाता है जिसमें आपने जिक्र किया कि मेटा से ईमेल आई, हमें हुआ कि मेटा कुछ हमें कह रहा है, हमने उसको जो ही ईमेल खोली और हम उसके अंदर गए और फिर आगे इंस्ट्रक्शंस आई, हमने जो उसको क्लिक किया उसने हमारा सिस्टम सारा हैक कर लिया। वो असल जो होती है ना ईमेल, वो मेटा से नहीं होती, ना इंस्टाग्राम से होती है। ठीक है। वो क्या करते हैं कि उसका लोगो यूज करते हैं, धोखा यहीं से दिया जाता है कि हमें लगता है कि जी ये जो है ना ये मेटा की तरफ से आ रही है, लेकिन उसको पकड़ने का तरीका बताऊं। आप आगे ईमेल देखें, वो ईमेल हॉटमेल से है ही नहीं, वहां नहीं लिखा होगा hotmail.com, ना जीमेल से होगी जी, और ना ही वो gmail.com से होगी, ना ही वो इंस्टा से होगी। वो ईमेल आपको देखते ही सस्पिशियस लगेगी। दूसरी चीज ये कि अगर आपने उसको चेक भी करना है तो आप उस तरह की ईमेल्स को मुख्तलिफ साइट्स हैं और ऐसी जो वेबसाइट्स हैं जो आपको सस्पिशियस लगें, आप URL उनका लेकर वहाँ डाल सकते हैं, AI में भी जा सकते हैं और वो आपको बता सकता है कि ये सही है भी कि नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। असल में हम गड़बड़ कहाँ करते हैं ना, गड़बड़ी होती है जल्दबाजी में। हम किसी भी जो भी हमें चीज़ आती है हमारी स्क्रीन पे, हम उसको फटाफट नेक्स्ट 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 करना शुरू कर देते हैं या हम उसको ओके कर देते हैं, हम उसको पढ़ते नहीं हैं कि ये हुआ क्या है। तो वहाँ पर ही गड़बड़ होती है और इसी से ही हैकर फ़ायदा उठाता है। ख्वाह आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, वो टोटल हैक हो जाता है, आपका व्हाट्सएप उनके हाथ अच्छा में चला काशिफ साहब, वो तो ठीक है, वो तो गलती होती है, हमें समझना चाहिए। नॉर्मली जो फोन कॉल्स आ रही होती हैं उनके पास हमारा डेटा होता है, नाम भी बता रहे होते हैं, हमारे नंबर्स भी बता रहे होते हैं, वो डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? वो डाटा देखें, उससे पहले हम ये देखें कि हम गलती कहाँ करते हैं। एक्सट्रैक्ट तो बाद में होता है, हमें ये देखना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। गलती यहाँ हो रही है, हमने किसी को आईडी कार्ड दिया, ठीक है, वो गलती नंबर 1। दूसरा, हम जाते हैं कहीं पे, हम अपने फिंगरप्रिंट को रीड करवाते हैं, बायोमेट्रिक करवाते हैं। आप जो ही बायोमेट्रिक करवाते हैं, अगर अगला बंदा, मिसाल के तौर पे आपने सिम लेते हैं आप, जैसे अक्सर हम गलती ये करते हैं कि हम फ्रेंचाइज से या ऑफिशियली सिम नहीं लेते, रोड पे जो सिम बिक रही होती हैं और वो जो उन्होंने डिवाइसेस पकड़ी होती हैं हम उससे ले लेते हैं। अब आपने जो ही अपना फिंगरप्रिंट उस पर पुश किया, रीड की करवाया, आपने तो अपनी सिम ले ली या जो भी आपका काम था आपने करवा लिया। उसके बाद वो उसके ऊपर टेपिंग करते हैं, टेप करने के बाद आपका फिंगरप्रिंट उठा लेते हैं। अब वो फिंगरप्रिंट आपका मौजूद है उनके पास, उससे फिर वो आपके उस फिंगरप्रिंट को और आपके डाटा को मिसयूज करते हैं और उसके बाद वो आपको हैक करते हैं और आपको मुख्तलिफ सिम में निकालते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से वो एंटर होकर हमें डैमेज करते हैं और हमें पता भी नहीं लगता, क्योंकि गलती हमारी होती है कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होती है, हम अलर्ट नहीं होते। आईडी कार्ड बिला वजह दे देते हैं, कहीं बायोमेट्रिक कोई भी कहता है तो हम प्रॉपर ये वेरीफाई नहीं करते कि क्या ये ऑथेंटिक सोर्स है। ऐसे तो नहीं है कि हम एकदम बायोमेट्रिक करें, क्योंकि ये तो आपने देखा होगा पिछले दिनों में बहुत फ्रॉड चला है। वो वहां पर एक चीज सोल्यूशन सा लगाते हैं हल्का सा, जो ही आप उसके ऊपर लगाएंगे वो आपको पता भी नहीं लगेगा, थोड़ा ग्रीसी होगा, आपके फिंगरप्रिंट्स पे आ जाएंगे, उसके बाद टेप करके उठा लेंगे और फिर वो आपको मिसयूज करेंगे और उसके बाद वो आगे चलते हैं, फिर आपको कॉल्स करते तो हैं। हाँ जी, कॉल, आपकी पूरी फैमिली ट्री निकल आती है। एग्जैक्टली आपका ये व्हाट्सएप भी तो हैक हो जाता है ना, क्योंकि जो ही आपको एक कोई फिशिंग ईमेल आती है या फिशिंग आपको कोई मैसेज आता है, हम उसको क्लिक करने की जल्दी करते हैं, जो ही आप क्लिक करते नहीं है वो उसको हैक कर लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनके पास होते हैं 24 आवर्स, क्योंकि व्हाट्सएप 24 आवर बाद रिकवर होता है। फौरन वो पहले पासवर्ड चेंज करते हैं, आप कहते हैं मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। उस दौरान ये पिछले दिनों में कितना ट्रेंड चला था। अच्छा, मेरा खुद व्हाट्सएप हैक हुआ था। हाँ जी, तो वो कॉल्स करते हैं ना। हाँ, मेरा आप पैसे मांगेंगे जी, और कहें यस ऑफ कोर्स कि जी मैं फंस गया, यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि मैं ट्रबल में हूँ, तो जाहिर है अब आपको मैसेज आ रहा है उसी के नंबर से, तो मुझे प्लीज दे दें। तो वो देख लेता है कि यार अच्छी फैमिलीज के कौन से लोग हैं, उनको समझ आ जाती है, वो जहाँ उनका चांस लगता है। हमारे एक अजीज हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े पैसे वाले हैं, उनका हैक हुआ है, उसके बाद जनाब कोई 30-40 लाख रुपए का चूना लेने लगा दिया उसको, ऐसे लगा बटर लगा उसको। अच्छा, मेरा तो एक वो वर्किंग पेज, मेरा बिजनेस पेज भी हैक हो गया था। जिस हैकर ने हैक किया था वो टर्की में कोई बैठा हुआ था गांव में, वहां से मुझे वीडियो कॉल करके कहता है कि पैसे दो, $500। एक और चीज आपको बताऊं, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब हम किसी अनऑथेंटिकेटेड
साइट पे जाके शॉपिंग भी करते हैं ना, वो भी गलत है। अच्छा, ऑनलाइन कार्ड, देखिए जब आप कार्ड दे देते हैं ना मैं ये उनको पूछना चाहती नंबर, तो हूँ, वो ऑनलाइन कार्ड डालना चाहिए ऑनलाइन के नहीं? देखिए ये शॉपिंग तो है ही ऑनलाइन आपने करनी है, लेकिन बहरहाल मैं ये एज वेल एज पाकिस्तान इज कंसर्न, मैं बिलीव करता हूं कैश ऑन डिलीवरी पे। वंस आपने दे दिया फर्ज करें, तो आपको नहीं पता कि ये साइट कितनी सिक्योर है और कितनी नहीं। हाँ, आप अगर तसल्ली है कि ये साइट बहुत सिक्योर है और जैसे कि एक ब्रांडेड चीज है, तो आपको यकीन है कि ब्रांडेड चीज में गलती नहीं हो सकती, तो ये आपको तसल्ली है। ठीक है। लेकिन अगर वही चीज आप किसी और ऐसी जगह से लें जो कि आपको खुद नजर आ रहा है कि यार यहां पर लगता है कॉपी है, तो फिर आपको सवाल भी अंदर है और जवाब भी उसके अंदर है। ऐसे ही कुछ साइट्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप हॉटमेल पे हम लोग अपने मेटा ऐड लगाते हैं, तो दूसरी राय ही कोई नहीं है कि वो सिक्योर्ड है। हम भी लगाते हैं एड्स, और आप अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं, हम भी देते हैं, हम इसी तरह ही मेटा के ऐड चलाते हैं। और वो तो फौरन आपको रिसीट भेज देते हैं। जी, वो तो फौरन देखिए ना, वो एक ऑथेंटिकेट चीज है। लेकिन जहां पर आपको शक हो कि ये चीज ऑथेंटिकेट नहीं है, वहां क्रेडिट कार्ड नंबर ना दें, आपने हैक हो नहीं होना है। अच्छा, आपको पता है कि जैसे मेरे साथ हुआ था एक चाइना बार, की इतनी वेबसाइट्स पे प्रमोशंस आ रही होती हैं, ईबे पे आ रही होती हैं, और हम काफी चीजें मंगवा रहे होते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट तो कहते हैं कि सीओडी सर्विस तो नहीं ना, पहले आपको हाँ वो करेंगे करनी आपसे। पड़ती देखिए है। अगर आप जाते हैं ईबे पे, इट्से पे, आप जाते हैं अलीबाबा पे, तो वो गड़बड़ Secure sites हैं। हाँ वो सिक्योर अंडरस्टूड है, ब्रांड नेम है, तो वहां पर आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने किसी को स्टोर दिया है और वहां पर आपका सिस्टम चल रहा है सारा, और आप वहां से शॉपिंग कर रहे हैं, तो बैकएंड पे कौन है? तो अलीबाबा कार्ड ही है। आप दो रखें, उतने Express पैसे है ना। डालें कार्ड में जितने आपने खर्च कर रहे हैं, उसके बाद कार्ड खाली कर दें। जी, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा आपके कहते साथ हैं क्या ना, हुआ था? सोमालियन पड़ गया मेरे साथ नहीं, मेरे यानी कि मेरा भाई है उसके साथ, ठीक है। तो वो ज़ाहिर है मेरी फैमिली है, तो गलती कर बैठा, वो सोमालियन पड़ गया उसको। उसने क्या किया था, उसने बेसिकली इंस्टाग्राम पे जाके कुछ हरकत हुई थी उसके साथ, और उसने वो फिशिंग जो थी ना, उसका मैसेज उसको क्लिक कर दिया था। फॉलोअर्स ज्यादा हाँ थी जी, उनकी इंस्टाग्राम पे? हाँ जी, वो फॉलोअर्स के लिए, तो वहां पे आके गड़बड़ हुई है। उसका फॉलोअर था, पहले बातचीत हुई, फिर उसने उसको एतमाद में लिया। ये एतमाद में बड़ा लेते हैं, एतमाद में लेके ही बंदा फंसता है, और वहीं पे गड़बड़ हो जाती है, आपका अकाउंट खाली कर देते हैं, हैक कर लेते हैं फौरन। ये चीज होती है। आपको पता है कि आपकी जो फॉलोइंग होती है ना आपके बिजनेस अकाउंट के ऊपर, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जी। बिजनेस अकाउंट वो एक कोई टर्की में लड़का बैठा हुआ था, उसने मुझे कहा था मुझे डॉलर भेजो। मैंने कहा मुझे क्या यकीन है, मैं तुम्हें डॉलर्स भी भेज दूं तो मुझे अकाउंट वापस रिकवर करके दे दो। जी नहीं, ये गलत है। वो आपके साथ एक और गड़बड़ होनी है कि फर्ज करें आपका बंदा ही वाकिफ नहीं है आपका। देखिए पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के इना तीसरे नंबर पे आ रहा है टैलेंट के हिसाब से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जरूर इतनी दूर जाके काम करवाना है जिसका आपको फिर नहीं पता, फिर स्कैम हो जाए आपके साथ, वो तो गलत है। अच्छा, पाकिस्तान हैकिंग के हवाले से कितना आगे है? हाँ बहुत तेज है। इसका आपका वो जो है 9 मई का वाकया आपके सामने, जी, साइबर हैक क्या हुआ था? माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है, एशिया टाइगर है इस वक्त पाकिस्तान। हमारी पाक फौज जिंदाबाद जनाब, आई लव माई फोर्सेस। इतना हमारा फख्र से जो है वो सीना चौड़ा हो गया, और उसके पीछे कौन था? अब यकीन करें, आपने वो मुझे याद करवा दिया। 3 दिन गुजर गए, तो बीइंग अ पेट्रियोटिक पर्सन मुझे बड़ा था जज्बा कि यार पाकिस्तान कुछ करे। हमारे डीजीएस ISPR कह रहे थे हम आएंगे, दुनिया देखेगी। अच्छा, अब वो जो 3 दिन का गैप आ रहा था, वो बेसिकली था ये कि साइबर अटैक हो रहा था, और जो ही उन्होंने कहा वी आर रेडी, और ऐसे पाक फोर्स गए हैं, तो पीछे साइबर अटैक ही था ना। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच काशिफ इफ्तिखार साहब। टाइम बहुत कम था मगर हमने सीखा बहुत ज्यादा है। प्लीज OTP पिन्स किसी को ना दीजिए, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दीजिए, अपने ID कार्ड किसी को ना दीजिए, ताकि फ्रॉड से ना बचें। तो व्यूअर्स बिल्कुल 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो अपनी चीजों पे लगा के रखें। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।